नमस्कार। नया साल की शुभकामनाएं आप सब लोगों को। और हम नए साल में कुछ बहुत ही नया चीज़ करने को जा रहे हैं। मेरा नाम विजय मंत्री है और हमारा पहला एपिसोड है इस पॉडकास्ट सीरीज में, हम जहां बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों से बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाएंगे। और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पहले एपिसोड के अंदर एक इंडस्ट्री के वेटरन, न्यू थॉट लीडर, नए जनरेशन के लीडर हमारे साथ है, मिस्टर आशीष सोमैया, जो वाइट ओक एएमसी के सीईओ है। इनको अभी अभी सेबी से अप्रूवल मिला है और इनका बहुत ही सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल जैसी बड़ी ब्रांडों में इन्होंने काम किया है और अभी वाइट ओक को नई लीडरशिप, नई दिशा देने के लिए इनको सीईओ अपॉइंट किया गया है। सो वेलकम टू आशीष भाई। थैंक यू विजय सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। तो आशीष, सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आप म्यूचुअल फंड बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं। जी। म्यूचुअल फंड बिजनेस आपको मालूम है कितना कॉम्पिटिटिव है। हम 20-30 सालों से इस इंडस्ट्री में लगे हैं। इतने सारे प्लेयर आए, इतने सारे प्लेयर गए हैं। तो ऐसी क्राउडेड इंडस्ट्री में, ऐसी हाइपर कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में आने का रीजन, लॉजिक क्या है? जी, एक्चुअली बात सही है ये, क्योंकि आमतौर पे कई बार जब कॉन्वर्सेशन होती है तो यही बताया जाता है कि इंडस्ट्री में बहुत कंसोलिडेशन हुआ भी है और यही बताया जाता है कि आगे भी कंसोलिडेशन होगी। और आमतौर पे ऐसा डेटा हमको सबको दिया जाता है कि बड़े लोग ही ग्रो कर रहे हैं और छोटे लोग शायद ग्रो नहीं करेंगे या नहीं कर सकते या नए लोग नहीं आ सकते। इस तरीके का एक थॉट प्रोसेस चला है। और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जैसा आपने बताया, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स एग्जिट हो गए, तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ये प्रूव भी करता है कि लोगों के लिए मुश्किल रहा है। लेकिन इसको पिछले थोड़े रीसेंट टाइम का, जैसे 5-10 साल का डेटा अगर हम देखते हैं, तो पिछले 10 साल का डेटा हमको ये दिखाता है कि हर पैरामीटर पे इंडस्ट्री जो है ये 3x 5x 10x ग्रो हुई है। अगर आप यूनिक इन्वेस्टर्स देखें तो 75-80 लाख से लेकर के अभी हम 2.4 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स पे आ गए हैं। अगर आप केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का AUM देखें तो 10 साल में मेरे ख्याल में 1.5 लाख करोड़ का 17 से 18 लाख करोड़ के बीच में का आंकड़ा है। मुझे याद है आज से 10 साल पहले इंडस्ट्री में 1.5-2 लाख SIP हर महीने रजिस्टर होती थी। लेटेस्ट आंकड़ा 23 लाख SIP का है। तो ये हुआ है कि जैसा आपने बताया, इंडस्ट्री में नंबर ऑफ प्लेयर्स तो कम हुए हैं, लेकिन इंडस्ट्री इटसेल्फ जो है वो हर पैरामीटर पे बहुत ग्रो हुई है। तो जब प्लेयर्स कम होते हैं और इंडस्ट्री बहुत ग्रो होती है तो स्वाभाविक है कि सब ये सोचेंगे कि अच्छा, तो इसमें तो इसीलिए नए प्लेयर आ नहीं पाए, इसीलिए कोई कैसे आएगा, बड़े लोगों का बहुत इजाफा हुआ होगा। इस तरीके की सोच कॉमन लॉजिकल है। लेकिन अगर आंकड़ों को बारीकी से आप देखें तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये जो EPFO ETF है, लिक्विड है, ओवरनाइट है, FMP है, CPSE, भारत बॉन्ड, ये सब जो इंस्टीट्यूशनल मनी है, इसको आप 1 मिनट के लिए साइड पे रखिए। और जो हमारे MFDs और हम सब जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं, जो रिटेल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का जो है, उसमें अगर आप देखिए तो ट्रेंड क्या है कि बड़े प्लेयर्स में भी लीडरशिप में काफ़ी चेंज हुआ है और काफ़ी सारे जो छोटे प्लेयर्स हैं या जो यंगर प्लेयर्स हैं उनका काफ़ी ग्रोथ हुआ है। तो सोचने वाली बात यह है कि नए प्लेयर्स क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि जब इंडस्ट्री का 3x to 10x ग्रोथ हुआ है तब ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर्स विन हुए हैं। इनफैक्ट जो AUM है वो ज़्यादा इक्विटेबल और मेरिटोक्रेटिकली डिवाइड होता चला गया है। आज आप देखिए बहुत सारे AMCs जिनका इक्विटी का AUM नहीं के बराबर था 10 साल पहले, किसी का 50,000 करोड़ है, किसी का 75,000 करोड़ है, किसी का 1 लाख करोड़ है। बड़े बड़े प्लेयर्स में भी टॉप 5 में अगर आप इक्विटी को या रिटेल को देखिए तो वहाँ पे भी ऑर्डर काफ़ी चेंज हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री हैज़ बिकम मोर एंड मोर मेरिटोक्रेटिक। MFDs भी हैं, ये ब्रांड को कम फोकस करके मेरिट, परफॉर्मेंस, पोटेंशियल टू डिलीवर परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों को शायद ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो अगर हम नए तरीके के प्रोडक्ट्स लाते हैं, नए तरीके से प्रोडक्ट मैनेज करते हैं, परफॉर्मेंस अगर बेटर डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही मेरिटोक्रेटिक होती जा रही है, मुझे तो उल्टा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स एक्चुअली और भी आएंगे। आपका पॉइंट सही है, क्योंकि जितना कंपटीशन बढ़ेगा तो कंपटीशन मार्केट को भी बढ़ाता है। अभी हमने देखा कि म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन अभी बहुत लो है। जी। FD बहुत ज़्यादा है, पैन कार्ड नंबर बहुत हैं, लोगों के पास टेलीफोन, लोगों के पास है, लोग
अगर आप नया प्रोडक्ट दो, क्रिप्टो में बहुत पेनिट्रेशन हो गया जी। है, वो सही क्या गलत है किसी को पता नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड जिसका कि एक 30-35 साल का इंडिया में ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका भी इतना बड़ा पेनिट्रेशन नहीं हो पाया है। तो आपकी बात से सहमत हूँ कि जितने ज़्यादा प्लेयर आएंगे वो हर प्लेयर इंक्रीमेंटल मार्केट को। देखिए, और यूएस वगैरह जैसे जो मार्केट्स हैं, वहाँ पे तो हजारों एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और हर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हर कोई प्रोडक्ट करके सुपरमार्केट बनना ज़रूरी नहीं है। कई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऐसे भी होंगे जो एक या दो या तीन तरीके के, कोई अपने नीश में ऑपरेट करेगा, कोई एक किसी कैटेगरी में अपना नाम बनाएगा। तो डाइवर्सिटी से भी इंडस्ट्री बढ़ती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमने देखा है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने एक सर्वे किया था 1999 में 39 एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी और 2014 में 39 ही थी। उसके बीच में कितने प्लेयर चले गए, कितने प्लेयर आ गए। बिल्कुल। उस टाइम लोग ये बोलते थे कि फॉरेन प्लेयर टिकने वाले नहीं है, फॉरेन प्लेयर दुकान बंद कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि ज़्यादा दुकान बंद डोमेस्टिक प्लेयर ने की थी उस टाइम। तो ये कोई लेना देना नहीं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, बिल्कुल। अगर एज लॉन्ग एज आपका लॉन्ग टर्म विजन है और आपने मेहनत किया तो इंडिया में आपको रिवॉर्ड लोग करते ही हैं। तो आपकी बात एकदम सही है। आप 40 प्लेयर हैं, 40 ऑलमोस्ट 40 लार्ज कैप, 35-40 मिड कैप, 15-20 स्मॉल कैप, उतने ही एलएसएस, इतने ही लार्ज एंड मिड कैप। तो 41वां फंड, 42वां फंड सपोज आपका आएगा, तो क्या क्या है, मतलब व्हाट न्यू हैव यू टू ऑफर फर्स्ट टू एमएफडी एंड देन टू द एंड कंज्यूमर? देखिए, जैसे वाइट ओक का तीन चार, एक तो पहले मैंने बताया कि इंडस्ट्री मेरिट पे है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि 40 है या 50 है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जो एम हैं, इन्वेस्टर्स हैं, आजकल डिजिटल वर्क की वजह से इंफॉर्मेशन फ्लो भी है। जैसे अभी हम पॉडकास्ट पे बात कर रहे हैं, उस तरीके से वीडियोस होते हैं, डिजिटल मीडिया होता है, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी होती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से मेरिट बढ़ता जा रहा है। तो 40 है या 50 है, उसकी तो डेफिनेटली कोई चिंता नहीं है। लेकिन वाइट ओक के बारे में अगर मैं बोलूँ तो एक चीज़ शायद बहुत ज़्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि ये शायद पहली बार है, या मुझे भी ज़्यादा प्रेसिडेंसेस का पता नहीं है कि कोई प्रोफेशनल फंड मैनेजर को लाइसेंस दिया गया हो। अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बैकग्राउंड देखें तो जितने भी हमारे दिग्गज प्लेयर्स हैं, ये सारे के सारे या तो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, या तो इंश्योरेंस कंपनी है, या तो बैंकर है, ब्रोकर है, आज के तारीख में कोई पीई बैक्ड फिनटेक भी है, कोई इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट है, कोई रियल एस्टेट कंपनी है। तो जितने भी म्यूचुअल फंड के प्लेयर्स अब तक आए हैं, ये सब का कोई ना कोई इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड या फाइनेंशियल सर्विसेज बैकग्राउंड रहा है। लेकिन एक, जैसे हमारे फाउंडर है प्रशांत खेमका जी जो हैं, वो वाइट ओक स्टार्ट करने से पहले 17 साल तक गोल्डमैन सैक्स में थे। गोल्डमैन सैक्स के इंडिया इक्विटी, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स के सीईओ थे। तो इनका क्या बैकग्राउंड है? ही इज़ अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर। जैसे मेरा क्या बैकग्राउंड है, आई एम अ प्रोफेशनल सीईओ, आई ओनली वर्क इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। जैसे हमारे सीईओ है रमेश मंत्री, वो भी 17-18 साल से एनालिस्ट और पोर्टफोलियो मैनेजर है। तो शायद ही ऐसा हुआ है कि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को लाइसेंस मिले जो जिसका और कोई डिस्ट्रीब्यूशन है और कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा पूरा जो भी फोकस है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस बनाने पे, एक प्रोसेस बैक्ड परफॉर्मेंस डिलीवरी पे, और जो प्रशांत जी हैं, और या पिछले 5 साल का जो वाइट ओक का एग्जिस्टेंस भी है, इसका काफ़ी बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड और क्रेडेंशियल्स है। और एक चीज़ जो काफ़ी सारे लोगों को शायद नहीं पता होगी कि आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो टोटल जो वाइट ओक ग्रुप है, हमारे एक ग्रुप में सिंगापुर में एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मॉरिशस में एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, यूरोप में हमारे यूसिट्स जैसे यूरोपियन म्यूचुअल फंड है। तो टोटल ये ग्रुप का 5 साल का करीब करीब ट्रैक रिकॉर्ड है। $6 बिलियन के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। ये 6 बिलियन में से 1.5 बिलियन यहाँ पे पीएमएस और एआईएफ में है, लेकिन 4.5 बिलियन तो हम फॉरेनर्स का मैनेज करते हैं। और ये शायद ही किसी को पता होगा कि पिछले 4-5 साल में जो वाइट ओक का एग्जिस्टेंस रहा है, अगर हमने $4.5 बिलियन हम फॉरेनर्स का अगर इंडिया में मैनेज कर रहे हैं, तो जो ये ब्रॉड बेस्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में शायद वाइट ओक वुड बी अमॉन्ग्स द लार्जेस्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इनटू इंडिया इन द लास्ट 3 to 4 years। तो ये जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, सोवरिन फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, इनका जब पैसा लगाते हैं, तो ये लोग ज़रूर प्रोसेस, टीम, ट्रैक रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें देखने के बाद फंड मैनेजर सिलेक्ट करते हैं। तो हमारा पूरा फोकस इन्वेस्टमेंट पे और परफॉर्मेंस डिलीवरी पे रहेगा। तो आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की और मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि शायद आपकी कंपनी पहली असेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी है
कि जिसके पीछे कोई माँ बाप नहीं है, हाँ। कोई बिग बिग बैंक, बिग ब्रोकिंग कंपनी, बिग इंडस्ट्री, ये सेल्फ मेड लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और एक आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग डायरेक्टली बात नहीं बोली, लेकिन उससे मुझे निकलता है कि आपका फोकस असेट मैनेजमेंट पे है, आपका फोकस म्यूचुअल फंड पे है, आपका फोकस बाकी जगह नहीं है, मुझे ब्रोकिंग करना है, मुझे इंश्योरेंस करना है, आपका फोकस खाली यू वांट टू बी ग्रेट मैन्युफैक्चरर। तो ये भी बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों ने आपने एक चीज़ बताई है। और तीसरा आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोला है कि वो ये बोला आपने कि बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो पेंशन फंड्स है, इंडोमेंट फंड्स है, वो आपके थ्रू पैसा लगाते आ रहे हैं, और मुझे मालूम है कि उनका स्क्रीनिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होता है। बिल्कुल तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट इंडियन पब्लिक के लिए म्यूचुअल फंड स्पेस में नया हो, लेकिन आप इक्विटी के पुराने खिलाड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे पूरी 25 लोगों की वाइटो ग्रुप सिंगापुर और मुंबई मिला के अगर हम देखें 25 लोगों की इक्विटी इन्वेस्टमेंट की टीम है। तो एक्चुअली आप देखें, मैंने आप दो चीज एक और नोटिस की, 25 लोगों की इक्विटी की म्यूचुअल फंड टीम एक्चुअली काफी फंड हाउसेस के अंदर भी एग्जिस्टिंग में नहीं है। नहीं होगा। दूसरा जो आपने बोला कि आप $6 बिलियन के आसपास मैनेज करते हैं, वो पैसा करीब 45 से 50 हजार करोड़ का इक्विटी एसेट आप मैनेज कर रहे हैं। अगर आप वो एमएफ में डालें तो यू आर इन ऑलमोस्ट टॉप 7-8 ऑफ द असेट मैनेजमेंट कंपनी टुडे। तो जितना वॉल्यूम हैंडल कर रहे हैं आज की तारीख में, बिल्कुल यू कैन आप इजीली टॉप 10 इक्विटी Equity मैनेजर manager। ऑफ इंडिया में अभी भी है, बिना म्यूचुअल फंड के ही हैं। बिल्कुल। तो ये आप ये और तो इसका मतलब आप नए नहीं है इस बिजनेस में, आप बहुत इक्विटी इन्वेस्टिंग में बहुत तजुर्बेकार ये लोग हैं एक्चुअली आप। हकीकत है, जैसे प्रशांत जी से मैंने ये सुना है कि इंडिया में जो रेगुलेशन है, तो इंडिया में किसको एसेट मैनेजमेंट लाइसेंस मिलेगा, ये अच्छी बात है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इंडिया में जो एसेट मैनेजमेंट लाइसेंस किसको दिया जाएगा, इसका प्रोसेस स्ट्रिंजेंट है। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हमारा यूरोप में म्यूचुअल फंड है, मॉरिशस में एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, हमारे ग्रुप का लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड क्लोज एंडेड फंड भी है, और सिंगापुर में भी रिटेल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये सारे लाइसेंसेज और सारे रेगुलेटेड एंटिटीज़ पिछले 5 साल के अंदर अंदर ग्रुप में एस्टैब्लिश हुए हैं, और ये 2021 के एंड में है जो इंडिया का म्यूचुअल फंड का हमको अप्रूवल मिला है। तो इंडिया में सेटअप करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपकी बात सही है कि ग्रुप या इसके जो प्रोफेशनल्स हैं ये नए नहीं हैं, एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड है सारे। नहीं, देखा जाए तो पिछले 20-30 सालों में जो बड़ा वेल्थ क्रिएट किया है वो एक्चुअली प्रोफेशनल लोगों ने क्रिएट किया है। लेगेसी इंडस्ट्रीज ने मोस्ट इंडस्ट्री में बड़ा वेल्थ क्रिएट नहीं किया है। एक आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि आपका सिंगापुर में ऑफिस है, लंदन में ऑफिस है, आपके पोर्टफोलियो मैनेजर वहाँ बैठते हैं, और हमने देखा कि पहले तो हम इनवर्ड लुकिंग होके काम कर सकते थे कि इंडिया इज़ ग्रेट, इंडिया इज़ शाइनिंग, सब बातें करते थे कि इंडिया के बाहर देखने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमने देखा कि पिछले 15-20 सालों में जो बड़ा पैसा बना और नए आइडियाज़ पे बना है, जी तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूएस में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, बड़ी कंट्रीज में टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे क्या हो रहा है। वो अभी इंडियन फंड मैनेजर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी ऑनेस्टली। जी। लेकिन आपको लगता है थोड़ा आपको इसका एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि आप ग्लोबल लोगों से बात करते हैं, जी। ग्लोबल जो आपका एंडोमेंट फंड है आपको पैसा दे रहा है, वो हो सकता है उसने किसी वीसी फंड को पैसा दिया जी। हो सकता है किसी टेक्नोलॉजी कंपनी से फंड को पैसा दिया हो। तो जो आपका इंटरेक्शन है जी। उसका थोड़ा बेनिफिट तो मुझे लगता है इंडियन इन्वेस्टर को मिल सकता है। जी एक्चुअली उससे टीम की क्षमता बढ़ती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे प्रशांत जी कई बार जब डिस्कशंस होते हैं, तो जैसे 25 लोगों की टीम मैंने आपको बताया, इसमें से कम 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे प्रशांत जी खुद जो है वो गोल्डमैन सैक्स में जो इक्विटी इंडिया इक्विटी के सीईओ थे, तो 2013 से लेकर के 2017 वो 30 कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते थे, वो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स के भी सीईओ थे। फिर जैसे मैंने रमेश मंत्री जो यहाँ पे हमारे म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं, वो वाइटोक में जुड़ने मतलब 2017 से वाइटोक से जुड़े हैं, उसके पहले ऑल्डन ग्लोबल नाम के फंड के सीईओ थे वो। फिर मनोज गर्ग जो हैं वो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच में फार्मा और केमिकल्स वगैरह कवर करते थे, एशिया के लिए कवर करते थे। तो ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स हैं, 5-6 लोग ऐसे हैं जिनका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस केवल इंडिया का नहीं है, ग्लोबल है। तो जो आप बता रहे हैं उससे एक फ़ायदा होता है कि जिसको हम बोलते हैं पैटर्न रिकग्निशन एबिलिटी,
तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप इंडिया के एनालिस्ट हैं और इंडियन मार्केट को कवर करते हैं, तो सबसे पहली बार आपने इंश्योरेंस कंपनी कब देखी होगी? जब HDFC लाइफ या एप्रो लाइफ लिस्ट हुआ। सबसे पहले आपने डायग्नोस्टिक्स कंपनी कब देखी? जब डॉक्टर लाल लिस्ट हुआ। अब यहाँ पे जोमेटो लिस्ट हुआ। तो चाइना में तो मेटुआन काफ़ी ज़माने से लिस्टेड है, US में डोरडैश भी लिस्टेड है, डायग्नोस्टिक्स कंपनीज तो इजिप्ट और टर्की में भी लिस्टेड है। इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में 3-4 साल पहले आई, लेकिन प्रशांत जी ने तो इंश्योरेंस कंपनी में मैक्सिको और हांगकांग में भी, AIA इज लिस्टेड इन हांगकांग जैसे, पिंग एन इज लिस्टेड इन चाइना जैसे, टेलीकॉम कंपनीज इंडिया में है लेकिन वो मैक्सिको में भी है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन इज अ टेलीकॉम गाय फ्रॉम मैक्सिको। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करने से पैटर्न रिकग्निशन आपको पता चलता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग सेक्टर और उस सेक्टर की कंपनियां कैसे इवॉल्व हुई है, वो पैटर्न आपको समझ में आता है। और देखिए इंडिया में अब हमको देखने को मिल रहा है कि $2,000 पर कैपिटा इनकम हुआ या 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, लेकिन हम दुनिया की पहली कंट्री नहीं है जहाँ पे $2,000 पर कैपिटा हुआ जो 3,000 होने जा रहा है। तो जो आपने बाकी कंट्री देखी जहाँ आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि 2000 से कैपिटा इनकम बढ़ती है तो सडनली सर्टेन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के अंदर चेंज आता है, तो वो आपको पैटर्न, वो हिस्ट्री मालूम है जी, तो आपको उसका फायदा मिल सकता है कि इंडिया में जब होगा तो कौन कौन से सेक्टर चलेंगे, कहाँ बड़ा तेजी आ सकती है। जब सबसे पहली इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में आती है और सबसे पहली इंश्योरेंस कंपनी की जब कोई रिसर्च रिपोर्ट या वैल्यूएशन वगैरह जो नए सिरे से स्टार्ट करता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सोचेंगे PE मल्टीपल पे ये इंश्योरेंस कंपनी बहुत महंगी है, लेकिन फिर धीरे धीरे बाहर के एनालिस्ट आते हैं, बाहर का इन्फ्लुएंस आता है, बोलते हैं नहीं इसमें एम्बेडेड वैल्यू देखना चाहिए आपको, इस साल का PE मल्टीपल देखने से फ़ायदा नहीं है, फ्यूचर में इसकी कितनी एम्बेडेड वैल्यू है उसको देखिए। तो जैसे जैसे सेक्टर इवॉल्व होते हैं, कंपनियाँ इवॉल्व होती है, मैच्योरिटी आती है, तो उससे आपको पता चलता है कि इसी कंपनी को या इस जैसी कंपनी को एडवांस्ड मार्केट्स में या दूसरे मार्केट्स में किस नज़रिए से देखा जा रहा है, तो क्या वो नज़रिया हमारे लिए भी रेलेवेंट है या नहीं है, ये सब चीज़ें आपको। और उस कंपनी का ग्रोथ फेज भी देखते हैं ना, जैसे US में ग्रोथ फेज क्या रहा, इंडिया में वो ग्रोथ फेज अभी सपोज चालू हुआ है जी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग बिग मनी। तो ऐसा डेटा है ना, ऐसा डेटा बताता है कि इंडिया जो आज है अपना मार्केट कैप और जो इवोल्यूशन है, हम लोग आज उस लेवल पे हैं जहाँ पे US अर्ली 90s में था और चाइना मिड 2000s में जहाँ पे था, वहाँ पे हम लोग हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप और जो भी इकोनॉमी का जो इवोल्यूशन होता है वो, तो पैटर्न रिकग्निशन से ज़रूर फ़ायदा होता है। तो मेरे को आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली है, मुझे याद है जब मारुति का IPO आया था तो काफ़ी एनालिस्ट बोलते थे कि कार इंडस्ट्री में कोई पैसा नहीं बनाता, कि ग्लोबली कार इंडस्ट्री में उस टाइम कोई पैसा नहीं बनाता था, बट जब वो कार कंपनियां US में लिस्ट हुई होगी मैं 20-30 साल पहले, तो उन्होंने उस फेज में पैसा बनाया होगा। बिल्कुल। तो सिमिलरली किसी ने वो भी लेके चला तो हो सकता है उसको बट यही जो डेटा पर कैपिटा की हम बात कर रहे थे, हाँ, पर कैपिटा वाला डेटा ये बताता है कि कार इंडस्ट्री असल में किसी कंट्री में $4,000 से $6,000 पर कैपिटा के बाद तो स्टार्ट होती है। हाँ, तो अभी तो हमने टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब एक धरातल को छुआ है, जमीन बहुत गहरी है अंदर। ओके, काफ़ी हम काफ़ी लोगों को देखते हैं, काफ़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि भाई इंडिया 130 करोड़ लोग हैं, इस प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन इतना कम है, तो फ्यूचर एक्सेल शीट में एकदम ज़बरदस्त दिखता है। सो कहीं ये समटाइम वी गेट ब्लाइंडेड विद दिस टॉप लाइन ऑप्टिक्स। आपको लगता है कि कुछ ऐसा बड़ी तस्वीर देखने के चक्कर में कहीं हम एकदम हर चीज़ सुहानी लगती है, तो आपको उसके पिटफॉल, मतलब आपको कहाँ चैलेंज दिखते हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके लिए क्या करेंगे? इस मामले में आपको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और बात तो सही है कि हम लोग जब स्टॉक मार्केट से या म्यूचुअल फंड से या कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं तो सिक्लिकलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैं हमेशा लोगों को मजाक में ऐसा बोलता हूँ कि बाजार जब तेज़ी में होता है ना, तो निवेशकों को प्रमोटर से भी ज़्यादा दूर का दिखने लगता है, और बाजार जब मंदी में होता है तो लोग बोलते हैं आगे की बात तो छोड़ो भैया, पीछे का बताओ, आपका ऑडिटर कौन था और पीछे का हिसाब पहले बताओ सही था या नहीं था। तो लीड और लैग, सिक्लिकलिटी, तेजी मंदी, ये सब तो हमने देखा ही है। तो मैं इसको हमेशा वो फिजिक्स का अपना वेक्टर वाला प्रिंसिपल लगाता हूँ कि एज लॉन्ग एज डायरेक्शन इज करेक्ट, स्पीड के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब क्या है कि हमने देखिए कोविड आया पिछले साल, गंदे से गंदे समय में अप्रैल 2020 में अगर आप देखें
तब भी 5 साल का रिटर्न कम से कम सिंगल डिजिट CAGR तो था ही। बिल्कुल हो गया था। तो मैंने ऐसा देखा है कि इंडिया में ना मंदी करके किसी का फायदा मतलब नहीं हुआ नहीं है। नहीं। मतलब मंदी करने में क्या है कि आप डेफिनेटली अलग अलग पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, लोगों को पर्सपेक्टिव देना भी चाहिए। कभी कभी मंदी बहुत इंटेलेक्चुअल साउंड भी करती है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि मंदी में रह के नुकसान ज़्यादा हुआ है। नहीं, आपकी बात सही है, क्योंकि अच्छी चीज़ होने में समय लगता है, उसको नोटिस नहीं किया जाता है। और क्या है, क्रिटिक्स हर सिचुएशन में ज़्यादा क्रेडिबल साउंड होते हैं, बट पैसा ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट लोगों के पास होता है। एब्सोल्युटली। ये कहानी सबको मालूम है। इस क्वेश्चन का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसका ऑलरेडी लेकिन आपने आंसर दे दिया कि भाई बिग गाइज आर गेटिंग बिगर। लेकिन जो आपसे एक बहुत ही इंसाइटफुल चीज़ मिली है कि भाई आज कॉल मनी में पैसा है, लिक्विड में पैसा है, FMP में पैसा है, ETF में पैसा, वो तो स्ट्रक्चर के थ्रू पैसा है, उसमें फंड मैनेजर की ज़्यादा स्किल नहीं है, और उसमें 40 लोगों की ज़रूरत है भी 40 लोगों की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। स्किल कहाँ है कि आप मैनेज एसेट में, तो वहाँ बोल रहे हैं कि वहाँ एक्चुअली चर्न हो रहा है, हाँ हाँ, पैसा वहाँ लीड रीडिस्ट्रीब्यूट टेबल चेंज हो रही है। बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने ये बोली है कि जरूरी नहीं कि जिसके पास पैसा आ रहा है वो कोई बड़ी ब्रांड है, बिल्कुल नहीं, सब मेरिट पे है। सब मेरिट पे पैसा और परफॉर्मेंस आने के बाद ब्रांड बनी है लोगों की। परफॉर्मेंस आने के बाद ब्रांड बनी है, तो ये आपकी बात एकदम एकदम सही है। उसका भी हमने थोड़ा जिक्र कर लिया कि जो बड़े प्लेयर हैं आज की तारीख में इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, उनके पीछे बड़ी ब्रांड है, और वाइट ओक इज़ अ कम्प्लीटली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप किस नज़रिए से कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को देखते हैं, उसका भी आपने बहुत पहले मुझे जवाब दे दिया कि भाई हम तो मैन्युफैक्चरर हैं, हम अच्छा काम करेंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे, समय आएगा, हमारा भी समय आएगा, और हमको अगर हम अच्छा काम किए तो भारतीय जनता इंडियन पब्लिक एक्चुअली रिवार्ड करती है अच्छा काम करने वाले को। तो वो भी आपने आंसर किया मुझे। सवाल है कि आपका PMS बिजनेस करीब 5 साल के ऊपर हो गया, मुझे लगता है करीब करीब 5 साल हो गया। AIF का 4 साल, PMS का 3 साल। 3 साल हो गया, और आपका इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का भी जी। और आप करीब 45-50 हज़ार करोड़ के एसेट पे बैठे हैं। तो सवाल उठता है कि म्यूचुअल फंड में इतना लेट क्यों? देखिए, एक्चुअली जैसा एक तो सीधी बात यह है कि रेगुलेटरीली वन हैज़ टू क्वालिफाई। मतलब आप कब म्यूचुअल फंड सेटअप कर सकते हैं, किस फॉर्म, किस फॉर्मेट में आप अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए तैयारी लगती है, डेफिनेटली तैयारी लगती है। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारे फाउंडर है प्रशांत जी का बैकग्राउंड भी इसमें मैटर करता है, क्योंकि हमेशा से ग्लोबल मैनेजर रहे हैं। इन्होंने अपने करियर में पहले 6 साल में US इक्विटी मैनेज किया, फिर 10 साल इंडिया इक्विटी मैनेज किया, उसके बीच में 4 साल ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स मैनेज किया। बट ये पूरे के पूरे कार्यकाल में इन्होंने फॉरेनर्स का जो पैसा इंडिया में लगता है, इंडियंस का पैसा इंडिया में लगाना, इस पे ज़्यादा काम नहीं किया था। फॉरेनर्स का पैसा इंडिया में लगाना, ये इनका पहले से ही गोल्डमैन सैक्स में क्योंकि थे, तो ये पहले से इनका प्रैक्टिस था। तो स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पे जिसकी कंफर्ट है या जहाँ पे जिसकी पहचान है, उस सिरे से काम शुरू किया जाए। और इंडिया में भी अपना प्रेजेंस बनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम करने के लिए, पहले इसीलिए AIF PMS से स्टार्ट तो कर ही दिया था। लेकिन म्यूचुअल फंड सेटअप करने में समय लगता है, मेहनत लगती है, ट्रैक रिकॉर्ड लगती है, आपको क्वालिफाई करना पड़ता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो म्यूचुअल फंड बनाने में मुझे ऐसा लगता है फिर भी अगर हमने अपने एग्जिस्टेंस के पहले 5 साल में अगर एक म्यूचुअल फंड सेटअप कर लिया है, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा अचीवमेंट है। इट इज़ इन रीजनेबल टाइम। आपने कहा कि प्रशांत जी US मार्केट में भी 6 साल उन्होंने पैसा मैनेज किया, तो हो सकता है वो उस दौर में रहे हों जहाँ कंपनी लाइक अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये कंपनियों का फॉर्मेशन हो रहा होगा, वो कंपनियां बिल्कुल। तो ही मस्ट हैव सीन द एवोल्यूशन ऑफ दीज ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन वेरी क्लोज क्वार्टर। एक बार उन्होंने बताया था मुझे कि गूगल का जब IPO हुआ था तब US इक्विटी फंड मैनेज करते थे, तब बताया था मुझे उन्होंने कि US इक्विटी फंड जब मैनेज करते थे गूगल में, IPO टाइम से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था तब। तो उनका इतना विजन रहा, मतलब कि एक्सपोजर है, वहाँ का विजन है, एक्सपोजर है, अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे काम करने से मिलती है। क्योंकि इंटरनेट बिजनेसेस जो हैं, जैसे कई बार आपने उनके मीडिया इंटरेक्शन सुने होंगे, जैसे यहाँ पे ऐसा लगता है लोगों को कि ये सारी मीडिया अभी नई जो न्यू एज कंपनीज हैं, नॉट मीडिया कंपनीज, न्यू एज कंपनीज जो हैं, ये सारी लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, इसमें पैसा बनेगा नहीं बनेगा, ये क्या ऐसे ही इंटरनेट का बूम पहले चला था वैसा चल रहा है। लेकिन क्या है कि हमारा एज ए हाउस वाइट ओक का ऐसा मानना नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि वी शुड बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड क्यों? क्योंकि ये जो कंपनियां हैं
एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि कोई सीमेंट या स्टील का प्लांट सेटअप करता है तो 10-20 हज़ार करोड़ रुपए की लागत लग जाती है। तो 4-5 साल लगते हैं बनाने सालों में, लगते जमीन हैं, लेने में 2 साल लग सालों जाते लगते हैं, हैं। अप्रूवल लो तो सब हमारे कुछ। अकाउंटिंग रूल्स ऐसे हैं कि ये सारे चीज़ को कैपिटल Capitalize करना इन्वेस्टमेंट पड़ता है आपको। और उसको डेप्रिशिएट करते हैं सालों ठीक साल। बात है, ठीक बात है। लेकिन जितनी भी न्यू एज कंपनीज हैं हम्म वो तो ऐसे नहीं करते ना, उसका तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, इंजीनियर्स की सैलरी देते हैं, क्योंकि ये लोग इंटेंजिबल एसेट बना रहे हैं ना, ये लोग प्लांट मशीनरी फैक्ट्री थोड़ी बना रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है कि अकाउंटिंग रूल्स अलग हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे हम बोलते हैं कि एक बिजनेस की जो वैल्यू है, इट्स अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, इट्स नॉट अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अकाउंटिंग ईपीएस। ठीक बात। तो आगे जाकर के इन कंपनीज का, अब देखिए इन्होंने एक इंटेंजिबल एसेट्स क्रिएट कर लिए, आपके हमारे फ़ोन में वो ऐप सब बस गए आके, राइट? तो इनका यही एसेट है। तो आगे जाके तो इनका इंक्रीमेंटली तो इतना कॉस्ट लगने नहीं वाला है। एक बार ये इन्होंने आपके डिजिटल इकोसिस्टम में घर बसा लिया, तो फिर आप ये यूज़ करेंगे, इसका आगे जाके कोई भी कैश फ्लो आ सकता है। तो टीम में काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, और मैं ऐसे कहूँगा कि जो भी आज के इन्वेस्टर्स हैं, इनको किसी भी चीज़ों से अपना माइंड क्लोज करने के बजाय ओपन माइंडेड रहना चाहिए। यही हमारी बिलीफ है और यही हमारा मैसेज है कि हर कंपनी को अपने मेरिट पे इवैल्यूएट करिए। जैसे आजकल कई लोग बोलते हैं कि अरे ये तो 98-99 में भी टेक बबल आया था, फिर से हो रहा है। अब देखिए 98-99 में जो कंपनियां थी, तब का जो इकोसिस्टम था, तभी हम और आप टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करते थे, इंटरनेट भी नहीं था। तब की जो कंपनियां थी, अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई सिल्वर लाइन क्या करता था, तो आपको हमको पता भी नहीं क्या करता था। ठीक है, राइट? लेकिन अभी तो हमारे सामने हो रहा है। मतलब 15 साल से इन्फो एज हैज गिवन मनी टू जोमेटो, आई थिंक इन 2005 और 2006। 15 साल से तो प्राइवेट इक्विटी इकोसिस्टम में ये कंपनियां चली हैं। नहीं, आपकी बात समझता हूँ। जैसे आज पहले होर्डिंग का वैल्यू होता था, भी कोई आदमी जब कार में बैठता था तो नज़र सामने होती थी, होर्डिंग दिखता था तो होर्डिंग का वैल्यू बहुत होता था। आजकल मोबाइल पे नज़र रहती है तो एडवर्टीजमेंट वहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने देखा हर चीज़ के अंदर। तो डेटा को नया ऑयल बोलते हैं जी। तो जो कंपनी जितनी पुरानी उसके पास उतना डेटा रहेगा, उसको माइंड करेगी, सोचेगी किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाए अपना प्रोडक्ट बढ़ाने में, लॉयल्टी कस्टमर की। तो उसमें जो आप लोगों का अनुभव है, यूएस मार्केट का एक्सपीरियंस आपका एज अ फंड मैनेजर, आपके सीआईओ का, फाउंडर का, आई थिंक मुझे लगता है इंडियन इन्वेस्टर को उसका बहुत बड़ा फायदा पोटेंशियली मिल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट जनरली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या आरआईए, वेल्थ अकाउंटर, उनके थ्रू जाता है एंड कस्टमर के पास, बिकॉज इट इज़ अ एडवाइज असेट्स या मैनेज असेट्स, जो भी शब्द हम इस्तेमाल करें, तो उनका बैंडविड्थ का प्रॉब्लम होता है। जो एंड कस्टमर से टच करता बंदा, वो 4-5 प्रोडक्ट के अलावा ज़्यादा बात नहीं कर सकता, और वो जनरली ये कोशिश करता है कि भाई मेरे को एक दो बड़ी ब्रांड हो तो उसके साथ में एक दो छोटी ब्रांड लगा दूँ। तो ऑलरेडी ऐसा उसके पास उसकी थाली में पूरा माल है जी। अभी आप अपना डिश, स्वीट डिश या जो भी आप डालना चाहें, तो कैसे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपको कि वहाँ आप माइंड स्पेस ऑक्यूपाई करें लोगों का? देखिए, जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं या इक्विटी फंड्स हैं, बैलेंस्ड एडवांटेज है, सो जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज हैं उसमें तो बेटर प्रोसेस, बेटर कम्युनिकेशन और अल्टीमेटली बेटर परफॉर्मेंस डिलीवरी के अलावा ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा कि आसान काम है। लोगों के माइंड में और लोगों के पोर्टफोलियो में जगह बनाने में समय लगेगा, आसान तो नहीं है, और उसमें बेटर डिलीवरी करना पड़ेगा। लेकिन कुछ एक ऐसे भी कैटेगरीज है जहाँ पे हम इनोवेट भी कर सकते हैं। जैसे हमने काफ़ी बात किया कि टीम में ग्लोबल एक्सपीरियंस है, तो एक हमारा एफर्ट ये भी रहेगा 2022 के साल में कि ग्लोबल इक्विटी, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट, ग्लोबल इक्विटी, ग्लोबल टेक्नोलॉजी, इस तरीके के जो कुछ फंड्स हैं, इस पे ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है। और इसके लिए ऑलरेडी हम लोग, हमारे ग्रुप में जो सिंगापुर में एएमसी है, जैसे कई कंपनियों का कोई टाई अप होता है, वो किसी और के फंड में फीडर लगाते हैं। हाँ, ठीक बात है। तो हमारे यहाँ पे तो फीडर तो हमारा इंडिया में होगा, लेकिन अंडरलाइंग फंड भी हमारे ही होंगे, क्योंकि हमारी अपनी एएमसी है, ग्रुप कंपनी की वहाँ पे एएमसी है अपनी, वहाँ पे टीम बना रहे हैं ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर के। तो दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग कैटेगरीज में जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी कुछ एक प्रोडक्ट से कंफर्टेबल है, उसमें हमको बेटर करना पड़ेगा। और मैंने देखा है कि इंटरमीडियरीज, एमएफडीज भी जो हैं, ये मेरिट ओरिएंटेड हो गए, उसी की हम जैसे पहले बात कर रहे थे।
तो ये भी अपना रिकमेंडेशन को रिफ्रेश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर महीने 2 महीने में कोई नया प्रोडक्ट ढूंढने निकलता है, बट साल 2 साल में कुछ ना कुछ कहीं कहीं पे रिव्यू होता है मेरिट बेस्ड। डिस्ट्रीब्यूशन टीम हम पूरी कंट्री में लगाएंगे। जैसे मेरा मानना है कि अगले 12 से 24 महीनों के बीच में हम लोग 80-85 सिटीज़ एंड टाउन्स और कम से कम 105 से 110 ये मैं ब्रांचेस। किसी कंपनी से नहीं सुनता हूँ, कोई भी नई कंपनी से नहीं सुनता कि हम इतना बड़ा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रीच हम ये क्रिएट करेंगे। नहीं, तो हमने तो ऑलरेडी काफ़ी, हमारे रिटेल में तो काफ़ी कलीग्स हमारे जुड़ने लगे हैं ऑलरेडी। तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। तो यू आर नॉट रेस्ट्रिक्ट टू टॉप 7, टॉप 10, टॉप 20 सिटीज इन द इंडिया, यू आर बेसिकली गोइंग टू एटलीस्ट हर स्टेट में आप कम से कम 3-4 जगह जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 जाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड, अब मेरे को म्यूचुअल फंड्स जो है ये अभी 10 साल 20 साल पहले का दौर नहीं है कि जहाँ पे म्यूचुअल फंड एक एग्जॉटिक कॉन्सेप्ट होता था। अभी जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स हैव बिकम यूबिक्विटस, मतलब कि इट इज़ एक्सट्रीमली कॉमन प्लेस, हर जगह पे है, इसका एक्सेप्टेंस है, हर जगह पे प्रेजेंस है। और हमको ऐसा लगता है कि देखिए क्या होता है कि एक सेल्फ सर्विंग नैरेटिव होता है। कभी आपको कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं नहीं सब कुछ डिजिटली होगा, तो मेरा अब मेरी इतनी उम्र हो गई है, मुझे समझ में आता है कि लाइफ में कुछ भी और नहीं होता है, एंड होता है। वर्ल्ड इज नॉट फिजिकल और डिजिटल, इट इज फिजिकल एंड डिजिटल। वर्ल्ड इज, जैसे कई बार मैं देखता हूँ बहुत 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 डिबेट्स होते हैं, एक्टिव वर्सेस पैसिव, फिजिकल वर्सेस डिजिटल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब डिबेट्स का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज इट इज एक्टिव एंड पैसिव, फिजिकल एंड डिजिटल। सी द वर्ल्ड इज नॉट ब्लैक और वाइट, द वर्ल्ड इज ऑलवेज ग्रे। ठीक बात है। सो जो करंट कोविड वेव अभी और इंटेंसिफाई हो, सपोज करो हो जाए, हम नहीं चाहते कि, प्रार्थना करते हैं कि कम हो, बट यू डोंट नो अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग, लेकिन होए तो फिर आपका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा उस सिचुएशन के अंदर, क्या करेंगे आप लोग? नहीं सी, जितना भी देखिए एम्प्लॉयज़ और इंटरमीडियरीज MFDs हैं, सबका अपना अपना हेल्थ इज़ दी प्रायोरिटी, तो उसको तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हमने ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया है जस्ट क्रिसमस के पहले पहले, तो फ़र्ज़ कीजिए कि महीने 2 महीने में कभी न कभी होपफुली अप्रूवल आ जाएगा। तो इसको हम टाइमिंग वगैरह नहीं करेंगे, जैसे अप्रूवल आएगा वैसे लॉन्च कर देंगे। और देश की तभी जो सिचुएशन होगी, जो फैसिलिटी होगी, इंटरेक्शन, चाहते तो ये है कि हर जगह पे जाके सबसे मिलें, लेकिन अगर नहीं भी मिल पाएँ तो भी डिजिटली लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ों में लॉन्च करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम स्पेंड करने से ही ट्रैक रिकॉर्ड आता है। तो अगर रुके रहेंगे कि भैया 3 महीने बाद करते हैं, 6 महीने बाद करते हैं, अगले साल करते हैं, तो उतना ट्रैक रिकॉर्ड आपका डिले बनता है। तो इस साल में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बताया, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स है, ग्लोबल फंड्स हैं, डोमेस्टिक और ग्लोबल मिला के कम से कम 5 से 6 फंड्स वी विल पुट इन प्लेस, जस्ट सो दैट कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाए। तो एक आपने बहुत ही एल्यूड किया उस फैक्टर की तरफ कि भाई मेरे को फंड लॉन्च करना है, मेरे को ट्रैक रिकॉर्ड खड़ा करना है, मैं इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हूँ कि मेरी टाइमिंग सही हो तो मुझे बड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए। सो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इज़ वेरी रिफ्रेशिंग थॉट कि मैं एसेट गैदरर नहीं हूँ। हाँ, तो मेरे को पैसा लाना है, ट्रैक रिकॉर्ड खड़ा करना, उसके बाद पैसा आएगा मेरे पास। सो इट इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टेक। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज हमको काम तो रिटेल में करना है अल्टीमेटली। ऐसा नहीं है कि बड़ा पैसा आ जाएगा। तो देखिए अल्टीमेटली पूरी की पूरी बिलीफ तो इसी चीज़ पे है ना कि इंडस्ट्री मेरिटोक्रेटिक हो गई है। बिल्कुल सही बोला, दैट इज़ द मेन अंडरपिनिंग लॉजिक। आपकी बात एकदम सही, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में भी 30 साल से हूँ करीब करीब, तो और ख़ासकर पिछले 5-7 सालों में ये हो गया कि आप किसी छोटी ब्रांड को भी अगर परफॉर्मेंस मेरिट अच्छा है तो आप क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करता है लेने को। मैंने कई क्लाइंट के पोर्टफोलियो देखे जहाँ बड़ी ब्रांड है ही नहीं, मतलब तो छोटी ब्रांड, तो वो क्लाइंट माइंड भी नहीं करता। तो अभी एक्सेप्टेंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दैट डायरेक्शन। आप कौन कौन से फंड, थोड़ा आपने इसके बारे में जिक्र तो किया है, बट फिर भी आपसे सुनना चाहते हैं कि आप कौन कौन से फंड लॉन्च करना चाहते हैं और उसका लॉजिक क्या है? जैसे बिल्कुल, तो दोनों का मिक्स रहेगा। जैसे जो बड़ी कैटेगरीज है इंडस्ट्री में, जैसे फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, देन मिड कैप है, तो ये जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज में मेरे ख्याल में ये 3-4 फंड्स का रहेगा। और जैसे मैंने बताया नई कैटेगरीज में ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स रहेगा। तो ये 3-4 इनिशियल थॉट है कि मिक्स ऑफ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल प्रोडक्ट्स, ये प्लान रहेगा फर्स्ट 6 मंथ्स 2022 में। आप, मेरे को लगता है बड़ी यूनिक कंपनी है, शायद पहली कंपनी है जो इंटरनेशनल पैसा इंडिया में लाती है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का पैसा इंडिया में मैनेज करती है,
और इंडिया का पैसा बाहर भी खुद ही मैनेज करेगी। आई डोंट थिंक देयर इज एनी सिंगल कंपनी आज की तारीख में इंडिया में ऐसी है, कोई भी इंडियन टीम कंपनी नहीं है, वो फीड ही कर सकती है बाहर, ठीक है ना। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर काफ़ी मतलब वो तो अक्सर परेशान ही रहते हैं फॉर वट एवर रीज़न, रेगुलेटरी रीज़न होता है या ब्रोकरेज को लेके होता है या कोई भी रीज़न हो सकता है, बट टुडे दे आर मोर स्केर्ड कि भाई टेक की वजह से हम कैसे कॉम्पीट करें, डायरेक्ट प्लान आ गया, एक्टिव वर्सेस पैसिव है, हमारा मार्जिन गिरेगा क्या, हमारा फ्यूचर क्या होगा। सो आपको एमएफडी का फ्यूचर क्या दिखता है इंडिया में? सर एक्चुअली ये मैंने पढ़ा नहीं है, खुद पूरी किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन एक बहुत फेमस बिजनेसमैन ने लिखा था कि ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव। तो आपने बोला ना जैसे कि एमएफडीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, थोड़े चिंता में रहते हैं, थोड़े परेशान रहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आउटकम तो हेल्दी हुआ है उसका। क्योंकि अगर सब निश्चिंत हो जाए तो पता नहीं कितना मेहनत होगी, अगर सब कुछ स्मूथ होगा तो पता नहीं कितनी मेहनत होगी। लेकिन आप पिछले 10 साल में अगर आप देखिए तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी टचवुड काफ़ी, जो मैं जिनसे भी मिलता हूँ, किसी का 3 गुना 5 गुना 10 गुना AUM बढ़ा है। फिर मैं जैसे देखता हूँ कई लोगों ने ब्रांचें खोली हैं, कई लोगों ने एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किए हैं, सब ने कोई ना कोई तरीके से ऑनलाइन MFU BAC NSE खुद का ऐप बना लिया, इंटरनेट वेबसाइट बना लिया, तरह तरह के टाइप्स कर लिए, तो प्रोग्रेस तो देखने को मिल रहा है। और आई थिंक ये जो पूरा चेंज हुआ है कि हाई वॉल्यूम विद लोअर मार्जिन, उसको भी अडेप्ट कर लिया है। इंडस्ट्री में नंबर ऑफ इन्वेस्टर, नंबर ऑफ SIP बढ़ा भी है। तो अब ये तो इंडिविजुअल एम्बिशन पे है कि किसने 2x ग्रोथ किया, किसने 10x ग्रोथ किया, वो सबका अपना अपना एम्बिशन, बिजनेस मॉडल वो है। बट नेट नेट में ये कहूँगा कि फ़ायदा तो बिजनेस तो खड़ा किया है सबने, अच्छी मतलब इन अ स्ट्रेसफुल टाइम ऑल्सो, और जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारी चैलेंजेस आई, बाजार भी कोई बहुत अच्छा नहीं था एक्चुअली। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अच्छा खासा सबने अपना प्रोफेशन तो खड़ा कर लिया, और काफ़ी नए लोग भी जैसे यंगस्टर्स हैं, बैंकों से निकल के MFD बन जाते हैं, नए आते हैं, तो प्रोग्रेस तो बढ़िया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर का भी अगर आप बोलें तो अल्टीमेटली ये है कि इन्वेस्टर समझो कोई डायरेक्ट आता है, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आता है, कोई बैंक के द्वारा आता है। खास बात ये है कि इंडस्ट्री में इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं। देखिए अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो MFD के पास जाएगा, एडवाइज़र के पास जाएगा। फिलहाल तो एंटर तो कर रहे हैं ना, हर महीने 20-20 लाख SIP तो जुड़ रही है ना, तो एंटर तो, सो वी शुड वेलकम ऑल दी इन्वेस्टर्स। और एडवाइस जो है ये तो एवरग्रीन है। देखिए कहीं पे कोई भटकेगा, कहीं पे कुछ बाजार खराब होगा, कहीं किसी की कुछ गलती हो जाएगी, एडवाइस की तो ज़रूरत रहेगी ही रहेगी। ठीक बोलना। तो रेलेवेंस तो है इसका। तो आपने बहुत सही बात बोली कि टेक की वजह से क्लाइंट आ जाएगा, नया क्लाइंट आ जाएगा, लेकिन बिहेवियरल एस्पेक्ट, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज 90% बिहेवियरल, तो बिहेवियरल एस्पेक्ट तो एक फिजिकल टच से एब्सोल्युटली बहुत पॉसिबल है। तो आपने जो कॉन्फिडेंस दिया कि भाई MFD ने इतनी चिंता के बाद भी बिजनेस ग्रो किया है, और चिंता इस सिचुएशन के अंदर ख़राब नहीं है, बिकॉज उसकी वजह से उन्होंने सोचा है, इस पर गौर किया, तो उन्होंने नए नए तरीके निकाले अपने आप को, सबने एडजस्ट किया अपने आप को, सर्वाइव ही नहीं किया, उन्होंने थ्राइव किया। मतलब बहुत अच्छा प्रोग्रेस हम देखते हैं MFD की, जो मैं पहले उनके 20-25 साल पहले देखता था कि जो आदमी सेकंड क्लास टिकट लेके ट्रेन में आता था, आज वो बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो अच्छी बात है, प्रोग्रेस उन सब लोगों ने की है। लास्ट क्वेश्चन, एक्टिव वर्सेस पैसिव का डिबेट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होता रहता है। बिल्कुल कि भाई जैसे US मार्केट में हुआ कि बड़ा पैसा 80% मनी विल ओनली गो टू पैसिव, एक्टिव में पैसा नहीं आएगा, एक्टिव फंड मैनेजर वैल्यू जनरेट नहीं करते। और आप सोशल मीडिया पे देखो, इफ यू वांट टू साउंड इंटेलेक्चुअल, यू जस्ट से इंडेक्स फंड। जी, तो आपका क्या व्यू उसके ऊपर? एक्चुअली सर काफ़ी काम भी किया है मैंने इस पे, और मैं 3 पार्ट में इसका आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट थिंग, इंडिया को लेकर के कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करते हैं कि इंडिया में पिछले 2015 से लेकर के कोविड में जब पिटाई हुई, उतने में एक्टिव फंड्स का परफॉर्मेंस ख़राब हो गया और अंडर परफॉर्मेंस आया काफ़ी फंड्स का। बट ये डेटा और ये सिचुएशन या ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये इनफ नहीं है कंक्लूड करने के लिए कि इंडिया में अल्फ़ा नहीं बनता है या नहीं बनेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखिए एक्टिव फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, स्टॉक पिकिंग करते हैं, कंपनियों का एनालिसिस करते हैं। जब आपकी कोविड की क्यों बात करें, 2019 की आप बात करिए, FY19 FY20 में लगातार हमारा GDP ग्रोथ जो है 4% तक आ गया,
तो ये जाहिर सी बात है कि एक्टिव फंड मैनेजर्स ऐसे बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करना ट्राई कर रहे हैं कि जिसकी फ्री कैश फ्लो, जिसकी ग्रोथ आम इकोनॉमी से बेहतर हो। लेकिन जब इकोनॉमी इटसेल्फ 4% ग्रोथ में, जब इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी नैरो हो जाएगी तो इंडेक्स की भी ग्रोथ नैरो हो जाएगी। तो इट इज़ वेल नोन फैक्ट कि 2002-03 में भी जब इकोनॉमी बहुत ख़राब परफॉर्म कर रही थी तभी भी एक्टिव फंड्स को मुश्किल आई थी। आप इसका सिंपल अंदाज़ा लगाइए कि 2019-20 के साल में अगर आप इंडेक्स का, आप बाजार का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं तो ए ग्रुप वर्सेस बी ग्रुप, लार्ज कैप वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप, आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देखिए। इन 2019-20 स्मॉल एंड मिड कैप ट्रेडिंग वॉल्यूम वाज नॉट इवन 10% ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ लार्ज कैप। जब तेजी होती है तो 20-30-40%। सो पहली बात तो इकोनॉमी नैरो होना और इंडेक्स का परफॉर्मेंस नैरो होना, ये इंडिया का सिचुएशन था। अब आप कोविड के बाद, अब आप पिछले एक साल में देखिए तो काफ़ी सारा। एक्चुअली आपका पॉइंट सही है। मैंने 2015 टू 2020 के डेटा देखे हैं। निफ्टी का 85% परफॉर्मेंस केम फ्रॉम 5 स्टॉक्स। तो आप म्यूचुअल फंड तो 10% के ऊपर एक स्टॉक में डाल नहीं सकता। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नैरो हो गया, जैसा आपने बताया, पूरा इंडेक्स का परफॉर्मेंस नैरो हो गया तो एक्टिव फंड। लेकिन ये डेटा को देखकर अगर हम कंक्लूड करेंगे कि इंडिया अमेरिका बन गया है तो फिर गलत कंक्लूजन निकलेगा। देखिए अमेरिका का सिचुएशन बहुत अलग है। मैं आपको एक शॉकिंग डेटा बताता हूँ। अमेरिका में पिछले मेरे ख्याल में ये 20 या 30 साल का कुछ डेटा है, मार्केट कैप 3 गुना बढ़ा है, नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज हैज बिकम हाफ इन अमेरिका इन लास्ट 30 years। मार्केट कैप 3x और नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज हाफ। ये क्यों हुआ है? क्योंकि अमेरिका में काफ़ी सारा जो एक्टिविटी है इन्वेस्टमेंट का वो प्राइवेट इक्विटी फंड्स और बाय आउट फंड्स में और अल्टरनेट मार्केट में चला गया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि नंबर ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज, नंबर ऑफ मिड कैप कंपनीज कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रही है और बड़ी कंपनियां बड़ी और बड़ी होती जा रही है और लिस्टेड मार्केट प्लेस में ऑप्शंस की कमी है, तो अल्फा आपका, इसका मतलब है कि आपका अल्फा जो है वो प्राइवेट मार्केट में जा रहा है। इंडिया में ऐसा कोई बाय आउट फंड्स या लिस्टेड कंपनी को खरीद लेना या वो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी क्रिएट करना, स्पैक जिसको बोलते हैं, या प्राइवेट इक्विटी का जो कल्चर है यूएस में 40 साल से है, हमारा प्राइवेट इक्विटी कल्चर 10 साल से है। तो ये जो डेटा जो हमको बताता है ना कि भाई जब मुझे कोई एक्टिव पैसिव की बात करते हुए बोलता है ना कि इंडिया यूएस की तरह हो जाएगा, तो मैं वहाँ से मेरे कान बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है कि हमारे डायनामिक्स और यूएस के बोरोड नैरेटिव है। हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज बढ़ते जा रही हैं। ठीक बात। हमारा एक इकलौता ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप मानोगे नहीं, मिड कैप हर एक सेक्टर में मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनी है हमारे कंट्री में। ठीक बात है। हमारे कंट्री में हर एक सेक्टर है। जैसे आप देखिए ताइवान बोलते हैं, ताइवान 70% टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर बड़ा, एनर्जी रशिया 50% एनर्जी है, ठीक बात है, चाइना 30% कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है। यूएस में टेक बड़ा हो गया अभी। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे हर सेक्टर है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मार्केट कैप में कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, हर सेक्टर है और हर सेक्टर में स्मॉल मिड एंड लार्ज कैप है। कोई बहुत बड़ा प्राइवेट इक्विटी कल्ट नहीं है अभी तक का, और कोई हमारे यहाँ बाय आउट फंड्स और लिस्टेड कंपनी को प्राइवेट में ले जाने वाला कोई कल्चर नहीं है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे ईपीएफओ और 2-4 को छोड़ के नहीं के बराबर है जो यूएस में इंस्टीट्यूशन। और एक मैं लास्ट पॉइंट आपको बोलता हूँ कि हमेशा लोग ये नैरेटिव बोलते हैं कि पैसा एक्टिव फंड से पैसिव में जा रहा है, ये एक ट्रेंड है, लेकिन ऑन अ एब्सोल्यूट साइज बेसिस इवन एक्टिव फंड्स आर ग्रोइंग इन यूएस। तो वहाँ भी पैसा आ रहा है, इंक्रीमेंटली थोड़ा पैसिव में ज्यादा मार्केट शेयर चेंज हो रहा है, बट उसका रीजन हमको पता नहीं है। हो सकता है इंस्टीट्यूशनल ज्यादा डालना चालू कर दिया हो, वी डोंट नो दैट नंबर। बट और एक मैं आपको डेटा बताता हूँ कि जैसे ट्रेंड है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव इन मार्केट शेयर टर्म्स, you know what is the bigger trend? Bigger trend is money moving from active to solution product and alternate product. 4 पार्ट में होता है, पैसिव, एक्टिव, सॉल्यूशंस, ऑल्टरनेट। जैसे रिटायरमेंट टाइप हो गया, रिटायरमेंट या अपना बैलेंस्ड एडवांटेज, मल्टी एसेट, तो वैसे प्रोडक्ट में तो एक्टिव से पैसिव में पैसा जा रहा है, ये नैरेटिव होता है। लेकिन एक्टिव टू सॉल्यूशंस, एक्टिव टू ऑल्टरनेट, इंडिया इज नॉट यूएस, ये बहुत सारे चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए अभी भी डेटा, जैसे मैंने अभी 2020 में डेटा एनालाइज किए तो 2020 तक 10 साल के नंबर तो अच्छे आ रहे थे, लेकिन 1, 2, 3, 5 साल के नंबर खराब आ रहे थे। अभी मैंने 2021 के डेटा एनालाइज किए, एक साल में आउट परफॉर्मेंस है एक्टिव का, एक्सेप्ट मिड कैप कैटेगरी, लेकिन मिड कैप में भी 3, 5, 10 साल का आउट परफॉर्मेंस है, स्मॉल कैप में आउट परफॉर्मेंस है, ईएलएसएस में आउट परफॉर्मेंस है, वैल्यू फोकस सब जगह आउट परफॉर्मेंस है।
लेकिन नैरेटिव में अंडर परफॉर्मेंस है। हाँ, क्योंकि एंड पॉइंट बायस है ना सर। अगर मैं एक एचआर का, अगर मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ और मैं सारे एम्प्लॉयज़ को बोलूँ कि जो तुम्हारे करियर का वर्स्ट डे होगा उसी दिन तुम्हारा अप्रेजल किया जाएगा, तो वो तो फिर तो आपको इंटेंशन पता ही चल जाएगा। हाँ, ठीक बात है। और अगर आप देखें कि इकोनॉमी एक्टिविटी रिवाइव हो रही है, तो आई थिंक देयर आर मोर कंपनी विच पार्टिसिपेट इन मार्केट रैली। परहैप्स 2022 में भी जो 2021 में आउट परफॉर्मेंस हुआ है, वो भी 2022-23 में भी हमको लगता है कि आपके हिसाब से रह सकता है। नोबडी Cover- नोज अबाउट फ्यूचर विद सर्टेनिटी, लेकिन ट्रेंड वैसा हमको Trend, आपके हिसाब से बिल्कुल। आशीष जी, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया हमसे बात करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा कन्वर्सेशन हुआ है वो जो मार्केट पार्टिसिपेंट है, इन्वेस्टर है, उन सबको फ़ायदा देगा। धन्यवाद। थैंक यू।